तो भैया जब ज़िंदगी में अवसर, मौका या अपॉर्चुनिटी जो भी कह लीजिए, जब मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए, वरना कभी कभी ज़िंदगी बुरा मान जाती है। अब आप पूछेंगे कि हम कौन से अवसर की बात कर रहे हैं भैया, है कि नहीं? सही बात है। तो कुछ दिन पहले हमने यूट्यूब पे कह दिया था कि जब मेरे सब्सक्राइबर्स 6000 भी हो जाते हैं ना, तो अगला वीडियो आएगा। जी हाँ, तो हमारे 6000 सब्सक्राइबर्स अभी भी नहीं हुए हैं, पर हमें यूट्यूब ने एक मौका दिया। मौका ये दिया कि भाई साहब मेरा चैनल हो गया मोनेटाइज, और जो वॉच आवर्स मेरे थे वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। सैमसंग वाला जो वीडियो मैंने डाला था वो भी काफ़ी बूस्ट हो गया, और यूट्यूब ने कहा कि भाई तुम और वीडियोस बनाओ। तो बस भैया हमने उठा लिया कैमरा और निकल पड़े हैं अपना अगला वीडियो शूट करने के लिए। तो बस आज कैमरा लेके निकले बिना कोई स्क्रिप्ट किए हुए, घूमते घूमते जहाज पे ऐसे संडे दर्शन करने और आपको दुनिया के सबसे यूनिक इंसान से मिलाने। नहीं, ये यूनिक नहीं है, ये तो क्रेडिट है, इसका तो पता है, इसको जहाज पे जो भी बोलते हैं जहाज वालों को पता है। और ये जो रायता देख रहे हैं ना आप, बिरयानी के साथ संडे को रायता ज़रूर नहीं था, लेकिन CCR का रायता मिलेगा, हर इंस्पेक्शन से पहले ऐसा ही मिलेगा। रायता फैलाने वाला, रायता संभालने वाला, यानी कि कैडेट और चीफ ऑफिसर, ठीक है। तो चीफ साहब जो है हमारे वैसे तो सबसे रिस्पॉन्सिबल और सबसे जुझारू आदमी है जहाज के, मतलब रैंक की जुझारू है, आप इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबसे यूनिक आदमी भी है ये, जहाज के नहीं दुनिया के। क्या बता रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जो एक भी गाली नहीं देते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, दोस्तों में भी नहीं, कुछ नहीं, जीरो। सर आप अपने बीवी के भाई को क्या बुलाते हैं? देखा, नहीं बोले, सोच लो, लेवल ऑफ डेडिकेशन, मतलब बुलाते ही नहीं सर, बात ही नहीं करते। अब बात ही नहीं करते, नहीं, नाम से बुला लेते हैं, नाम से बुलाते हैं। और कोई पूछता होगा रिश्ता क्या है तो सर इतना अंग्रेजी तो आता नहीं है, आप गुजरात में हैं, बलिया से हैं सर हमारे, और आप बोल रहे हैं अंग्रेजी में बताते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे चीफ साहब से अपने बीवी के भाई को क्या बुलाते हैं। नहीं बोलेंगे, देख रहे हो, प्लेनेट पे मेरे को आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला होगा, तो ये तो यूनिक थे। चलिए छोड़िए, यूनिक की बात तो एक तरफ हो गई, पर चीफ साहब जो है हमारे वो बहुत बढ़िया हिस्टोरियन है, मतलब हिस्ट्री में इनको काफ़ी इंटरेस्ट है, काफ़ी कुछ जानते हैं। और हमने सोचा कि जब वीडियो शुरू कर ही रहे इतने दिनों बाद, तो एक धमाकेदार टॉपिक से शुरू करें, और धमाकेदार टॉपिक आज के डेट में रशिया से बढ़िया क्या ही हो सकता है। तो रशिया के बारे में कुछ ऐसे हिस्ट्री के फैक्ट्स हम जानेंगे जो आपको पता नहीं होगा, और सुन के बहुत मज़ा आने वाला है। रशिया जब टूटा, सोवियत यूनियन जैसा सिस्टम था, हाँ, स्टालिन के टाइम निकिता क्रुश्चेव आया तो उसने कुछ दिन तो संभाले रखा, क्योंकि स्टालिन ने जो सिस्टम बनाया हुआ था चल रहा था। हाँ। फिर स्पेस रेस चालू हुई, रशियन से रॉकेट पहले भेज दिया, कुत्ते को ही भेजा था उन्होंने स्पेस। अच्छा, पहले कुत्ते को स्पेस में हाँ। भेजा था, ओके। फिर अमेरिका वालों ने उसको, मतलब अमेरिका लगा स्पेस रेस में पीछे हो गया तो उसने ह्यूमन भेज दिया। ओके, लेकिन उस रेस में रशिया कम्पीट करने के लिए बहुत रिसोर्स वेस्ट कर रहा था, और इकोनॉमी मतलब उतना सस्टेन कर नहीं पा रही थी। उन लोगों का एक कॉन्सेप्ट आया था ना उसमें, स्पेस वॉर का। हाँ हाँ, तो उस चक्कर में, लेकिन गवर्नमेंट जो थी डेटा सही दे नहीं रही थी। वो बता रही थी कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, GDP आगे बढ़ रही है, लेकिन लोगों की लाइफ में कोई चेंज आ नहीं रहा था। अच्छा, और आयरन कर्टन तो बना हुआ था एक तरीके से, वेस्ट से कोई इन्फॉर्मेशन ना आए, लेकिन तुम पूरी तरह रोक नहीं सकते। हाँ, तो लोगों को जब पता लग रही थी कि वेस्ट में लोग खुशहाल है, हैप्पी हैं, और सोवियत यूनियन में खुश नहीं है, तो लोग बोले कि कैसा एक्सपेरिमेंट। कम्युनिज्म बना तो इसीलिए था ना कि लोग सुखी रहेंगे, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो उनको लगा कि जब कैपिटलिज्म में सब बुराई होते हुए भी लोग अगर हमसे खुश हैं, तो कम्युनिज्म में इतना सब करके हमें फायदा क्या हुआ है। तो सोवियत यूनियन उस समय बना कैसे था? सोवियत यूनियन बनने का हिस्ट्री क्या था? रशिया से सोवियत यूनियन जो बना था, नहीं, वो तो बेसिकली कार्ल मार्क्स के थियरी के बेसिस पे बना था कि जब लेबर राज करेंगे और कैपिटलिस्ट नहीं करेंगे, वो ही फैक्ट्री संभालेंगे, तो वो बेटर मैनेज करेंगे, उनकी लाइफ स्टाइल सुधरेगी, उनकी मेहनत का फल मिलेगा। जैसे कैपिटलिस्ट क्या करता है, वो लेबर को इतनी सैलरी देता है कि वो खा पी के रह सके, सारा प्रॉफिट अपने ले लेता है, तो एक आदमी के पास पैसा इकट्ठा होता रहता है। हाँ। तो उसी बेसिस पे जैसे आजकल बिल गेट्स हो गए या जो भी हो गए, ये लोग पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन लेबर सेम का सेम रहता है। हाँ। उनको लगा कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को लेबर ही संभालेगा तो वो सबको बेनिफिट बराबर मिलेगा, जो भी डेवलपमेंट हो रहा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कॉन्सेप्ट तो यही था सोवियत यूनियन बनने का कि मतलब जो काम कर रहा है उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ना कि जो आदमी मैनेज कर रहा है। तो इस तरह से उन्होंने सब बाकी कंट्रीज को जोड़ना शुरू कर दिया। तो स्टार्टिंग में जैसे जब 1917 में जो रिवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे राजा खत्म हो गया, जार को इन्होंने ले लिया कंट्रोल में, तो ऐसे स्मूथ नहीं हुआ, उसमें भी बहुत सारे मतलब खून खराबा और बहुत सारा लड़ाई वड़ाई हुआ है जो भी है। लेकिन बेसिकली उस समय वर्ल्ड में दो कॉन्सेप्ट है, एक आया फ्री इकोनॉमी, कुछ भी कंट्रोल मत करो, कैपिटलिज्म, गवर्नमेंट को मतलब इकोनॉमी में कोई इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए, और प्रॉफिट लेना खराब बात नहीं है।
मतलब तुम अगर प्रॉफिट में कमा सकते हो, एक छाता अगर 10 रुपए का बना रहे हो, अगर 100 रुपये बेच रहे हो, 90 रुपये प्रॉफिट बना रहे हो, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर लोग खरीदने को तैयार हैं। जबकि सोवियत यूनियन का कॉन्सेप्ट था कि भाई कॉस्ट मतलब वाजिब होनी चाहिए कि आदमी अफोर्ड कर सके। गर्बाचोव के टाइम तक रसिया में काफ़ी जो यंग पीपल थे वो उनका ड्रीम खत्म हो चुका था कि कम्युनिज्म में हम लोग मतलब वेल ऑफ रहेंगे, हमारा कोई फ्यूचर है। और एक प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे, एक बड़ा यूनिक, गवर्नमेंट के खिलाफ तो वहाँ कुछ कर नहीं सकते थे, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट के रूप में जीन्स पहनना चालू किया, क्योंकि जीन्स को अमेरिकन टैग लगा हुआ था कि अच्छा हाँ कि जीन्स जो है अमेरिकन चीज़ है। तो ये शो करने के लिए कि हमें अमेरिकन चीज़ें पसंद है, लोग साइलेंटली जीन्स पहनना चालू किए। गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करने का तरीका हो गया जीन्स पहन के घूमो। हाँ इस तरीके से मतलब एक रसिया में जीन्स मतलब प्रोटेस्ट सिंबल बन गया, क्योंकि ये सोवियत यूनियन का बात चल रहा है, मतलब इस समय तक पूरा सोवियत यूनियन था। सोवियत तो फिर यूनियन। ये लोग अलग कहाँ से फिर हुए? मिखाइल गोर्बाचोव आया तो अच्छा लीडर था। उसने सोचा कि लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, और वो जितने मतलब इस यूनियन में कंट्रीज थी उनको भी वो फ्रीडम देना चाहता था। तो उसमें उसने एक ऑप्शन दे रखा था कि जो यूनियन में साथ रहना चाहता है, इस रीजन के साथ साथ रहे, जो छोड़ के जाना चाहता है वो छोड़ के भी जाए। लेकिन जो पॉलिट ब्यूरो थी वो मिखाइल गोर्बाचोव के मतलब जो थे सब प्लान उनसे एग्री नहीं करती थी। लेकिन रसिया में एक सिस्टम चला रहा था कि सीनियर लीडर को कोई काटता नहीं था, जैसे भी चाइना में है। हाँ ये कोई भी मतलब कितना भी अगेंस्ट जाए, लेकिन जी जिनपिंग जो बोलेंगे वो फॉलो करना ही करना है। तो वहाँ भी यही सिस्टम हो गया कि गोर्बाचोव चूंकि सीनियर लीडर था, तो जो भी बोल रहा है, भले पॉलिट ब्यूरो एग्री नहीं कर रही, लेकिन वो काट नहीं सकता। काट नहीं रहे थे। अंदर ही अंदर मतलब प्रोटेस्ट सिमर हो रहा था। हाँ, अब गोर्बाचोव के टाइम में चूंकि इसने फ्रीडम दे दी, तो सारे सोवियत यूनियन अलग होना चाहते थे। और चूंकि इन प्रिंसिपल इसने कहीं रखा था कि जिसको रहना है रहे, और जिसको ना रहना हो ना रहे। तो ये पॉलिट ब्यूरो ने फिर सोचा कि एक काम कर, मतलब उनको लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, अब कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा सिचुएशन, ये तो बिखर जाएगा। नहीं तो पूरा यूनियन बिखर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि गोर्बाचोव की छुट्टी मनाने गया था कोई मेडिटेरियन पोर्ट में, उन्होंने उसको हाउस अरेस्ट कर लिया और पूरी सत्ता कंट्रोल में लेनी चाहिए। लेकिन वो लोग टाइमली, बोरिस येल्सिन उस समय एक लीडर था जो बड़ा प्रो डेमोक्रेसी आवाज उठाता था, उसको वो लोग टाइमली गिरफ्तार नहीं कर पाए और वो भाग गया। उनका जो मतलब पार्लियामेंट टाइप से जो भी था उसमें छिप गया वो। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको वहाँ से अरेस्ट करने के लिए, लेकिन जब वो अरेस्ट करने जा रहे थे, उसने आके लोगों से मतलब अपील की कि सब लोग आके इसको घेर लो, मुझे अरेस्ट होने से बचाओ, डेमोक्रेसी लाना है, समथिंग लाइक। और उस अपील का असर ये हुआ कि पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई। अच्छा हाँ, पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और जो टैंक भेजे गए थे सोल्जर्स, वो भी तो मॉब के ही पार्ट थे ना। हाँ। उनको भी लगा कि सोवियत यूनियन हमारा कुछ है नहीं, वो भी हाँ। टैंकों से उतर के उस प्रोटेस्ट में मिल गए। तो जो कू करने का अटेम्प्ट था वो फेल हो गया। जो लीडर करने वाले थे वो फाइनली मतलब पकड़े गए, और ये बोरिस येल्सिन फेमस आदमी बन गया, फ्यूचर में फिर वहाँ का प्रेसिडेंट भी बना। और ऐसे उसने रसिया के लिए बहुत अच्छा नहीं किया, वो तो एक नंबर का पियक्कड़ आदमी, तो तकदीर अच्छी थी, बन गया प्रेसिडेंट। लेकिन मिखाइल गोर्बाचोव करना कुछ और चाहते थे, हो कुछ और गया, और रसिया को फ्री करना चाहते थे, रसिया से सब फ्री हो गए। हाँ। तो मिसाइल गोर्बाचोव का क्या हुआ फिर उसके बाद? मिखाइल गोर्बाचोव को नोबेल प्राइज मिल गया रसिया तोड़ने के लिए। वाह। और रशिया टूट के रशिया का कुछ फायदा हुआ? रसिया टूट के फायदा नहीं हुआ। अगर एरिया वाइज देखो तो ऑलमोस्ट मोर देन 70% एरिया तो उनके पास रह गया। हाँ। लेकिन बहुत सारा लॉस हुआ। रसिया में क्या था, उन्होंने इंडस्ट्री ऐसे डेवलप की थी ना, हर एरिया को अलग अलग तरीके से डेवलप किया था। कहीं पे जैसे यूक्रेन में जैसे इनके वेपन्स बनते थे, फैक्ट्रीज थी, जो अभी कौन सा एक सिटी है जैसे खार्किव, हाँ खार्किव बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, वो सब चला गया। फूड प्रोडक्शन यूक्रेन में बहुत होता था, तो अच्छा। थोड़ा सा इकोनॉमी वाइज मतलब उनको चीज़ें आई। कोई पार्ट पुर्जे जो बनते थे वो किसी और पार्ट में चले गए, तो थोड़ा सा तो हुआ। लेकिन एज सच मतलब दूसरी चीज़ थी कि कम्युनिज्म फेल हो गया वर्ल्ड में, मतलब एक रशिया बड़ा सबसे बड़ा गढ़ था। मतलब मेन था। तो और तीसरा चीज़ हुआ कोल्ड वार खत्म हो गया, कि कोल्ड वार तो रसिया ही नहीं रहा, तब कोल्ड वार किसका? का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इंडिया को फिर नए पार्टनर खोजने पड़े, क्योंकि रसिया नहीं रहा तो इंडिया क्या करेगा। धीरे धीरे फिर वेस्ट की तरफ वार्म अप होना चालू हो गया। अमेरिका से जो आज रिलेशन सुधरे, उसका एक रीजन शायद ये भी था कि सोवियत यूनियन वीक हो गया, इंडिया को भी बाहर कहीं देखना था। हाँ, रशिया खुद ही इकोनॉमिकली सब हाँ। तरह से वीक हो चुका था, इंडिया का क्या ही हेल्प करता। क्या पर अभी तो रशिया काफी हद तक सुधर चुका था ना।
रसिया अब सुधरा ना पुतिन के टाइम में, वो भी लकीली इसलिए सुधर गया कि उनके पास ऑयल और गैस बहुत है। हाँ, उसको स्मार्टली यूज किया बेचा सही से। उसको यूज कर करके रेवेन्यू आ रही है उससे आ गया। अगर ऑयल गैस नहीं मिलता तो रसिया तो अभी भी वैसे ही हालत में रहता है। लेकिन तुम इसी से कंपेरिजन कर दो कि जो रसिया एक जमाने में स्पेस लीडर था, फर्स्ट मतलब कुत्ता भेजा था इसमें। भेजा, उसका स्पेस बजट आज के टाइम में इंडिया से कम है। खरवच्चों के इंसिडेंट सुनाने का मेरा पर्पज ये था कि कभी कभी आदमी बड़े लॉफ्टी और आइडियल एम लेके चलता है, लेकिन एंड जो होता है उतना मतलब आइडियल और उतना अच्छा नहीं होता। तो उसने सोचा था कि मतलब लोगों को फ्रीडम देगा कंट्री, और लोग एक्सेप्ट करके मतलब समथिंग लाइक कम्युनिज्म को रिफॉर्म करेंगे और कम्युनिज्म को थोड़ा बेटर बनाएंगे। लेकिन कम्युनिज्म ही खत्म हो गया, उसको रिफॉर्म करने के लिए तो बचा ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। हमारे चीफ साहब का ये मानना है कि हर इंसान, कम्युनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है, इतनी मतलब स्पेशली यूथ को इतनी पसंद आती है कि लाइफ में किसी न किसी मोमेंट के लिए, थोड़े टाइम के लिए आदमी कम्युनिस्ट रहता ही रहता है। इसीलिए तुम देखोगे इंडिया में जैसे जेएनयू है, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोग हैं और सबसे ज़्यादा कम्युनिज्म का गढ़ वही है। इनफैक्ट इंडिया के जो सबसे अच्छे स्टेट माने जाते हैं लिटरेचर वाले, अपना बंगाल या केरला और ये सब एक्टिविस्ट लोग, तो ये लोग भी लेफ्टिस्ट इसीलिए हैं कि एज ए फिलॉसफी बड़ी अट्रैक्टिव है। ओनली थिंग ये है कि आइडियल रील में तो अच्छी फिलॉसफी है, लेकिन जहाँ भी प्रैक्टिकल तौर पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया वहाँ कोई अच्छा बेनिफिट हुआ नहीं। जैसे अब देख ही रहे हो बंगाल कितना डेवलप है, या कम्युनिज्म वाले स्टेट कितने डेवलप हैं। किसी स्टेट को ले लो, कंबोडिया ले लो, वियतनाम ले लो, एक चाइना एक्सेप्शन है, लेकिन चाइना एक्सेप्शन इसलिए है कि उसने कम्युनिज्म को डाइल्यूट कर दिया। और दूसरी चीज़ कार्ल मार्क्स, जिनका ये पूरा थ्योरी है पूरा का पूरा। कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, वहाँ से भाग के उन्होंने ब्रिटेन में मोस्टली अपने जितना भी थ्योरी लिखा। उनके लाइफ टाइम में तो कोई रिवोल्यूशन हुआ नहीं। वो तो बोल रहे थे बेसिकली कि रिवोल्यूशन होगा, वेट करो, लेकिन फाइनली मतलब वेट करते करते रसिया में एक्शन लेके ही आना पड़ा। लेकिन जब वो थ्योरी लिख रहे थे तो उनको फंडिंग कौन करता था? तो फंडिंग उनके अंकल करते थे, और अंकल फिलिप्स कंपनी के ओनर थे। तो वो अपनी थ्योरी इसीलिए लिख पाया कि किसी कैपिटलिस्ट ने उनको फंड किया, जिसके चलते वो इंग्लैंड में रहते हुए अपनी पूरी कम्युनिज्म की थ्योरी दे पाए। अगर कोई नहीं देता तो फिर ना इंग्लैंड में रह पाते। तो वो फिलिप्स कैप्टन जो मतलब उसका अंकल था, वो फिलिप्स कंपनी का ओनर है। तो फिलिप्स यानी कि अभी भी कार्ल मार्क्स का वंशज लोग है। हाँ, तो है। तो वंशज लोग ही चला रहा होगा ना कंपनी। हाँ। देख रहे हो, और उनको कम्युनिज्म से कोई मतलब नहीं। वो भाई साहब फुल कैपिटलिस्ट है। तो जिनका एक कॉन्सेप्ट था वही अपने कॉन्सेप्ट पे नहीं जी पा रहे हैं। आपके लिए रशिया का एक वीडियो था कि आप रशिया की बैक हिस्ट्री जान ले, क्योंकि अभी तो क्या सीन चल रहा है सब लोगों ने देखा, और रशिया यूक्रेन के बारे में काफ़ी कुछ आप रिसर्च कर चुके होंगे ऑलरेडी। और ये जो पार्ट था ये आपने नहीं ढूंढा होगा, और ये आप नहीं जानते हो कि रशिया यूएसएसआर और यूएसएसआर से वापस रशिया बनने की कहानी क्या थी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, और बाकी अगली वीडियो जो है वापस से स्क्रिप्टेड, प्लान्ड और काफ़ी कुछ एक अच्छा आने वाला है आप लोगों के लिए। यानी कि एक समझ लो कि जिस बंदे ने अभी कैमरा पकड़ा हुआ, यानी कि हमारा डेट, इसके ऊपर एक वेब सीरीज़ प्लान कर रहे हैं। थोड़ा इंटरटेनिंग, थोड़ा फैक्ट्स, थोड़ा स्क्रिप्टेड। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आया तो वो क्या करना है पता है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और वो घंटी दबाना है। ठीक है, घंटी दबाएंगे तभी तो अगली वीडियो मिलेगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा।